हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप पिछले पेपर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको जो है कितना आने लगा है। आज का जो पेपर है वो बाल विकास का पेपर है, और अभी आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ईयर का पेपर है। अगर आप 30 में से कम 20 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। देखिए, पेपर जो है हूबहू जैसा एग्ज़ाम में आया है मैंने वैसा ही लिया है, और आपको आनंद आएगा करते हुए। बस ये है कि मैं पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ, हंसी मजाक जो है थोड़ा कम ही करता हूँ। लेकिन जब हंसी मजाक करने का टाइम आएगा तो हंसी मजाक करेंगे, लेकिन पढ़ाई के वक्त मैं केवल पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई करवाता हूँ। मैं जैसे हूँ तो हंसी मजाक जो है बहुत ही कम कर पाता हूँ। केवल पढ़ाई के वक्त पढ़ाई तो पढ़ाई करते हैं। देखते हैं आप लोग 30 में से कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, एक प्रश्न भी अच्छा लगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि अब जो है आपको पेपर करना है। ठीक है, अगले वीडियो में क्या पढ़ाना है वो आपको आगे पता चलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये ऐसे जो है मैंने पेपर इसलिए लिया है ताकि आपको लगे कि हाँ ये रियल पेपर है। मैंने इसी वजह से टाइप नहीं किया है, सीधे वही क्वेश्चंस लिए हैं, सीधे वैसा ही पेपर लिया है जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। तो अधिगम प्रक्रिया में बच्चे व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल कब महसूस करते हैं? तो इसमें जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं तब महसूस करते हैं। नकारा वाला निगेटिव है, होगा नहीं। रटने पर बल दिया नहीं जाएगा। ठीक है, उपेक्षा की बात आती है तो ये होगा नहीं। निगेटिविटी अगर किसी प्रश्न में होगी तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर प्लस पॉइंट होगा तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। देखते हैं आप लोग 30 में से कितने सही करते हैं। जितने भी सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अभिकथन। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। तो कौन सा विकल्प जो है इसमें सही होगा? ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए और आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला सही है, यानी ए सही है। तो मतलब पहला वाला तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कट जाएगा, और ए सही है। तो मतलब 3 ऑप्शन आपके बच गए हैं। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं, बिल्कुल, तो ये भी सही, यानी दोनों सही हैं। और आर यानी कारण भी आपका सही होगा। इसी वजह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण को सही देखने के लिए आप यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? क्योंकि। ठीक है, क्योंकि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं। इसी वजह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से नैदानिक बहुत कम बुद्धिलब्धि होती है। नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर होगा आपका चौथा वाला ऑप्शन सही। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण में भ्रम होता है। ठीक है, अगर आप अधिगम अक्षमता का वीडियो नहीं देखे हैं
डिस्क्रिप्शन में आपको CDP की लिस्ट दे दूंगा, आप वहाँ से देखिएगा। जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग जो है अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो उसको देखिएगा। और ये अधिगम अक्षमता का टॉपिक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक बार पढ़ लेंगे, गारंटी देता हूँ कुछ भी जो है आ जाए अधिगम अक्षमता से गलत नहीं होगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। लिखा है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दे, उनके हाल पर नहीं छोड़ना है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा आपका। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताएं आप लोग। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा पहला वाला ऑप्शन सही। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। अगला आपका प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, वर्गीकरण और क्रमबद्धता ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का व्यवस्था होती है, ठीक है। नकल और प्रतिवर्तता ये भी नहीं है। अमूर्त चिंतन आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका बचा कौन सा, पहला वाला ऑप्शन, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, ठीक है। अगर मेरे पिछले वीडियो अगर आपने देखे होंगे जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग के, तो ये प्रश्न उसमें मिलेगा आपको। अगला है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो होगा आलोचनात्मक जो सोच होती है, ये उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देती है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है। लिंग का, जेंडर का, शैक्षणिक सफलता का, सीखने की शैली का। तो बताएं आप लोग यहाँ पर क्या सही होगा। यहाँ पर जो है लिंग जो होता है, ये केवल लिंग यानी केवल आपका पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिंग, यही सही होगा। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की लिंग का निर्धारण करती है, ठीक है। अगला है बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। संज्ञानात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक और भावात्मक। देखिए, बच्चों में लंबाई और वजन जो है ये संज्ञानात्मक होगा नहीं, भावात्मक होगा नहीं, गुणात्मक होगा नहीं। जैसे आपकी आज लंबाई 2 थी, कल जो है 4 हो जाएगी, 2 गुणे 2 4 हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर जो है मात्रात्मक होगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आपका ऑप्शन है लय वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस तरह नियमित करते हैं। खुद को पुनर्वर्ण के उपयोग द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा, संतुलीकरण के द्वारा। देखिए, अनुकूलन की प्रक्रियाएं ये भी नहीं बताया है वाइगोस्की ने, पुनर्वर्ण की भी बात नहीं की है, संतुलीकरण की भी बात नहीं की है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, आत्मवाक, इनर स्पीच। जब बच्चे में आत्मवाक आ जाता है, ठीक है। लिखा लय वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, जब उनके अंदर आत्मवाक
हो जाता है तब जो है वो नियमित कर लेते हैं। अगला है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं होगा। विकास असतत प्रक्रिया है, नहीं, ये भी नहीं सही है क्योंकि सतत प्रक्रिया है। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं। तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, तो बचा कौन, थर्ड वाला। देखिए विकास के पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो विकास होता है ये सतत प्रोसेस होती है, और विकास जो होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसी वजह से आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। कक्षा 5 के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सी शैक्षणिक विधि अपनाई जाएगी। निर्देशित खोज, व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर जो होगा निर्देशित विधि होगा, ठीक है। अगला है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है। जेंडर प्रारूप, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान। तो ये होता है जेंडर रूढ़िवादिता। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण, यानी पहले से जो धारणा बनाई जाती है वो होता है जेंडर रूढ़िवादिता। जैसे आपने बना लिया कि जो है जो लड़की होती है वो जो है घर का काम ही करेगी, बाहर का काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ये रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं कि आप रूढ़िवादी हैं कि बच्चे जो है यानी जो लड़का है वो बाहर का काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चे समान पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। विशेष बच्चे हमेशा अपनी पाठचर्या पर कार्य करते हैं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियां तक पहुँच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा सभी बच्चों की गतिविधियों तक पहुँच हो और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हों, ठीक है। बाकी आपके सारे ऑप्शन गलत हैं। विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाए, ये भी नहीं होगा। सभी बच्चे समान पाठ्यक्रम का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र नहीं अपनाया जाता है। भाई हर बच्चा जो है अलग प्रकार का होता है ना, तो वो जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है। विशेष बच्चे हमेशा अपनी पाठचर्या पर कार्य करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसी वजह से थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लय वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सके। व्यक्तिगत की बात आ गई है तो यहाँ पर नहीं होगा ये वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, ये भी नहीं होगा। मतलब ऐसा कार्य दे दें जो वर्तमान से जुड़ा हुआ ना हो तो कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगला है, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ कार्य करना, यही सही होगा। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ कार्य प्रदान करना। छात्रों को सहयोग ना देना, यहाँ पर ना आ गया है, मतलब सहयोग ना देना, ऐसा हो नहीं सकता। इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा कौन सी विकास की अवस्था दर्शा रही है। यांत्रिक उद्देश्य विनिमय,
सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुखीकरण, आज्ञाकारिता, स्वीकृत कानून। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, यही जो है बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो है जो अरुणिमा है वो कहती है कि दवा लेना वास्तव में चुराना। हिंज जो है आपको पता होगा कि दवा चुरा लेता है मेडिकल स्टोर से। जब उसकी बीवी को कैंसर होता है, बीमार हो जाती है, तो डॉक्टर जब उसे जो है मेडिकल स्टोर पर भेजते हैं तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो दवा नहीं ले पाता है। इसी वजह से वो रात में जो चोरी कर लेता है। तो यहाँ पर वही कहानी के बारे में बताया गया है। तो लिखा है, इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, मतलब चोरी करना सही नहीं है, क्योंकि उसको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यह उचित है। मतलब उसको चोरी करना गलत बात है, लेकिन यह उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि वह जो है अपनी बीवी की जान बचा रहा है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार आ जाता है कि वह अपनी बीवी की जान बचाए, इसी वजह से ये तो सही होगा। नैतिकता का विरोधाभास, ठीक है, यहाँ पर जो है अरुणिमा दिखा रही है कि वो कह रही है दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, कि मतलब ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और पश्च परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर आपका 4 से 10 वर्ष का, परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष का, और पश्च परंपरागत स्तर आपका यानी उत्तर परंपरागत स्तर आपका 13 वर्ष से अधिक का होता है। ठीक है, इन सारी अवस्थाओं को याद कर लीजिए। जैसे पूर्व परंपरागत स्तर को 2 भागों में बांटा गया है, दंड की अवस्था, ठीक है, और दूसरी जो है अवस्था बांटी गई है यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय की, ठीक है, या उसे अहंकार की अवस्था कहते हैं। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर को 2 भागों में बांटा गया है, उनको भी जो है आपको याद रखना है। मैंने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपने वीडियो में बताया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत आप जब देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा, तो आप जो है उसे देखें और पढ़ें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे परंपरागत जो स्तर होता है उसकी 2 अवस्थाएं होती है। जैसे प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने का जो है अनुकूलन की अवस्था होती है। चौथी अवस्था होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। मतलब परंपरागत स्तर में जो है 2 अवस्थाएं हो गई। तो जब हम पहले से गिनेंगे तो पहले नंबर पर पूर्व परंपरागत स्तर में दंड और आज्ञाकारिता, दूसरी अवस्था हो गई अहंकार की अवस्था। ये तो 2 अवस्थाएं हो गई। परंपरागत स्तर को मैंने बताया था 10 से 13 वर्ष की। इसमें जब पहली जो अवस्था होगी उसको हम लोग तीसरा मानते हैं। ठीक है, तो प्रशंसा की अवस्था तीसरा, और जो दूसरी अवस्था है परंपरागत स्तर की उसको चौथा मानते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और जब हमारा तीसरा स्तर आता है पश्च परंपरागत स्तर, यानी 13 वर्ष से अधिक का होता है। इसमें जो 5वीं अवस्था होती है वो सामाजिक समझौते की अवस्था होती है, और ये व्यक्तिगत स्वार्थ पर कार्य करती है। इसी वजह से यहाँ पर जो है ये जो अवस्था है ये पश्च परंपरागत जो स्तर है उसका जो है ये पहली अवस्था है। लेकिन अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये 5वीं अवस्था मानी जाएगी। ऊपर से मतलब कहाँ से? दंड और आज्ञाकारिता, अहंकार की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, और 5वीं सामाजिक समझौते की अवस्था, और 6वीं सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था। ठीक है, तो बाकी इनके अंदर की जो बातें हैं वो आपको किस में मिलेंगी? बिल्कुल मिल जाएंगी जो आप वीडियोस देखेंगे। लिखा है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? योग्यता का अभाव, किस्मत, कार्य कठिनाई, कोशिश की कमी। तो यहाँ पर क्या होगा? योग्यता की कमी। वो कह रहा है मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मुझे अंक समझ में नहीं आ रहे। 18वां प्रश्न है, जब कुछ बच्चे 12 महीने की आयु में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की आयु तक ऐसा नहीं करते। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है।
बिल्कुल सही है। लिखा है जब कुछ बच्चे 12 महीने की आयु में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की आयु तक ऐसा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न होता है। ये भी सही है भाई, बिल्कुल सही है। देखिए दोनों सही हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों गलत वाला ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, यानी इसमें जो है हमें देखना है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि सभी बच्चे जो है व्यक्तिगत उनका विकास होता है, ठीक है। तो इसी वजह से कोई बच्चा 12 महीने में बोलने लगता है, कोई जो है 20 महीने में भी नहीं बोल पाता है। तो ये दोनों सही हैं, यानी ए आर की व्याख्या करता है। इसी वजह से यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। बताएं। देखिए उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। देखिए पहला वाला जो है ये तो बिल्कुल सही है, मतलब ये विशेषता है, दूसरी भी विशेषता है और तीसरी भी विशेषता है। देखिए जब आलोचनात्मक सोच होती है तो उसमें उस मुख्य रूप से तथ्यों पर जो है जानकारी आधारित नहीं होती है, उसमें बहुत सारा जो है चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है यहाँ पर प्रश्न के अनुसार थर्ड वाला, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है, ऐसा नहीं होता। बाकी आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। देखिए जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न मुख्य रूप से तथ्यों, साक्ष्यों, अवलोकनों और तर्क के विशेष विश्लेषण पर आधारित होते हैं, ठीक है। तथ्यात्मक जानकारी पर नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आधारित होते हैं। इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न है शिक्षकों को बच्चों के साथ कार्य करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, यानी पहला तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। पहला जो है आपका बिल्कुल सही होगा। और समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, ये तो कहीं से जो है जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है। सही दोनों हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। लिखा है अभिकथन। 21वां प्रश्न है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। बताएं क्या होगा इसका जवाब। देखिए कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, नहीं सुनिश्चित की जा सकती है। तो आपका देखिए पहला वाला तो सही है, लेकिन आर जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसी वजह से आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 22वां प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, नहीं। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं, नहीं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, बिल्कुल यही सही होगा। बुद्धि का केवल एक आयाम है, नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है मैंने अभी आपको पढ़ाया, पढ़ सकते हैं, लिंक आपको दे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृत तकनीकी नहीं है। विस्तृत दोहराव, रटना और दोहराना, स्मृत सहायक विधियाँ, संकल्पना चित्रण। देखिए रटना और दोहराना नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। रटना और दोहराना जो है ये प्रभावी स्मृत तकनीकी नहीं है। कितना रटेंगे और कितना दोहराएंगे, भूल जाएंगे। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का
कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार होता है? ये होगा क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। ठीक है, अवधारणा के निरूपण का जो क्रम होता है क्रिया, छवि और संकेत बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार होता है। बच्चों के लिए अवधारणाओं को सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त और निम्न से उच्च क्रम में होना चाहिए। ठीक है, पहले बच्चे क्या करेगा? क्रिया करेगा, फिर जो है छवि आएगी, फिर संकेत होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। 25वां प्रश्न है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो बताएं सही विकल्प। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसी वजह से ये वाला गलत है। और देखिए लिखा है शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब कारण को क्योंकि जोड़ लें, बालक, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है आर की व्याख्या करता है। इसी वजह से आपका सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा, बाकी आपके ऑप्शन गलत हैं। अगला है, जागृत को पता चल गया कि उसका कुत्ता राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे गोल्डन रिट्रीवर ही समझती है। जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार यह अवधारणा प्रदर्शित होती है समायोजन की, अहम केंद्रिता की, वस्तुस्थायित्व की या संरक्षण की। तो ये होगा समायोजन। ठीक है, समायोजन याद कर लीजिएगा। समायोजन। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु स्थायित्व होता है कि किसी छिपी हुई चीज को ढूंढने की प्रतिभा। जैसे बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है खेल रहा हो किसी लाल खिलौने से, उसकी माँ जो उसे छिपा दे तो वो ढूंढ लेता है, तो ये होती है वस्तु स्थायित्व का गुण। समायोजन क्या होता है? समायोजन होता है नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव। ठीक है, जैसे उसके अंदर जो है स्कीमा बना हुआ था कि मेरा कुत्ता जो है गोल्डन रिट्रीवर है। ठीक है, और उसके जैसा तुरंत देख लिया लेकिन वो अलग नस्ल का है, फिर भी जो है उसने जो है उसको क्या समझा? गोल्डन रिट्रीवर, यानी उसने नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव कर लिया। ठीक है, संरक्षण क्या होता है? संरक्षण क्या होता है? देखिए, संरक्षण होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी हो उसका आकार तो बदल सकता है लेकिन गुण ना बदलें। जैसे हम शरबत को जो है बाल्टी में डालें या शरबत को 4 गिलासों में डाल दें, आकार तो बदल गया लेकिन गुण उसका वही रहे, यह होता है संरक्षण। वस्तु स्थायित्व का गुण जो होता है ये इंद्रियजनित भ्रामक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, संरक्षण का गुण जो है ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पाया जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। अगला है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम आयु से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है संवेदनशील अवधि, निगमनात्मक अवधि, सहज काल या मूल काल। ये तो होगा संवेदनशील अवधि। ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारे अब, दोहरावा बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान करता है? दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार मस्तिष्क पक्षाघात, स्वलीन क्रम विकार की, अधिगमनात्मक विकलांगता की, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता की। तो ये होगा स्वलीन क्रम विकार। 28वें का जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। दोहरावा बारंबार किए जाने वाला जो व्यवहार होता है वह स्वलीन क्रम विकार की विशिष्ट पहचान है। स्वलीनता
मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार एवं संपर्क को प्रभावित करता है। इसी वजह से आपका दूसरा सही होगा। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है? मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि। बताएं क्या होगा? इसका जवाब जो होगा वो होगा थर्ड वाला, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन करते हैं, जिसमें विकास के सभी पक्षों का विभिन्न विधियों एवं तकनीकों द्वारा जो है आकलन किया जाता है। 30वां प्रश्न, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। यहाँ पर जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, उम्मीद है 30 प्रश्न आपने कर लिए होंगे और कितने सही करे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। थैंक यू।